जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की। आज की वीडियो में हम लोग अब तक हमने लोगों ने जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस पढ़े हैं, चाहे वो केबीएस के पढ़े हैं, एनबीएस के पढ़े हैं या किसी और एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हिंदी के, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग या तो पेन पेपर ले लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए आपको ही आंसर बताना है, मैं बाद में बताऊँगा, पहले आप लोग जो है आंसर बताएंगे। उसके लिए आप पेन पेपर ले लो या फिर अपना कमेंट बॉक्स खोल लो वीडियो का। आप जो है क्वेश्चन उसका आंसर लिखते चलिएगा। और इसमें हम आज 50-50 के सेट में करेंगे, 50 क्वेश्चन, कम से कम जो है 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सही वाला क्वेश्चन पेपर है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर से लिया गया, सही में केबीएस का ये हिंदी का पेपर है, हिंदी में जो पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सृष्टि का विलोम शब्द, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? मरण, प्रलय, वृष्टि या मोक्ष। विलोम शब्द जानने से पहले आपको सृष्टि का मतलब जानना होता है। सृष्टि का मतलब होता है संरचना, किसी चीज़ की रचना। और ये सृष्टि कब हुई, उत्पत्ति कब हुई। सृष्टि का मतलब होता है उत्पत्ति, किसी चीज़ का सृजन होना। मरण, मरण नहीं होगा। मरण क्या? जन्म का मरण होता है। जन्म का विलोम क्या हो जाएगा? मरण। प्रलय, सृष्टि का सही विलोम है प्रलय। भाई सृष्टि मतलब उत्पत्ति, प्रलय मतलब विनाश हो गया। तो आपका जो क्या राइट आंसर हो जाएगा? प्रलय। जिन लोगों ने प्रलय लगाया उनका सही है। वृष्टि का मतलब वर्षा होता है, भाई वृष्टि हटा दीजिए। मोक्ष मतलब मुक्ति मिल जाना, इसको भी हटा दीजिए, ये नहीं है। राइट आंसर आपका प्रलय हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जंगल में लगने वाली आग, आग जंगल में भी लगती है और पानी में भी लगती है। दोनों के लिए एक एक शब्द बनाया गया है। यहाँ पे जंगल में लगने वाली आग के वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जठरानल, बड़वानल, कामानल या फिर दावानल। बताइए क्या होगा आंसर इसका? जठरानल, बड़वानल, कामानल या दावानल। तो जंगल में लगने वाली वाक्य की एक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दावानल। जब जंगल में आग लगती है तो उसको कहते हैं दावानल। अगर समुद्र में आग लग जाती है तो उसको कहते हैं बड़वानल। याद कर लीजिएगा, हो सकता है अगली बार बड़वानल पूछ ले। तो दावानल और बड़वानल याद करके चलिएगा। जठरानल मतलब पेट से जुड़ा हुआ है। कामानल का मतलब क्या होता है कुछ नहीं पता है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा, हमेशा रहने वाला। भाई जो चीज़ हमेशा रहती है उसके लिए क्या कहते हैं हम लोग? क्या होगा इसका शब्द? एक शब्द बताइए। शाश्वत होगा, समसामयिक होगा, प्राणदा होगा या पार्थिव होगा। हमेशा रहने वाला, भाई हमेशा रहने वाले का मतलब ही होता है भाई शाश्वत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाश्वत। समसामयिक का मतलब होता है भाई समसामयिक घटना चक्र हम लोग पढ़ते हैं ना भाई, जो अभी हाल ही में हुआ हो। प्राणदा मतलब जन्म देने वाली। पार्थिव मतलब पृथ्वी से जुड़ा हुआ। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य आप बताइए। पहला ये कह रहा है कि जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। बी है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। सी है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है। डी है, परिश्रमी व्यक्ति की सफलता परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। आपको संयुक्त वाक्य इसमें कमेंट करना है या फिर आप इसको अपने कॉपी में लिख के बताइए कौन सा इसमें संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलके बने हों। पहचानने का तरीका ये है कि ऐसे वाक्यों में तथा लगा होगा, या लगा होगा, वा लिखा होगा, और लगा होगा, ऐसे शब्द होते हैं। तो कहाँ पे ऐसा मिल रहा? आप देखिए बी ऑप्शन। मैं पढ़ता हूँ एक वाक्य है, वह गाता है दो लोग हैं भाई, दो वाक्य। वह गाता है, मैं पढ़ता हूँ। तो ये संयुक्त वाक्य है। जिन लोगों ने बी चुना था उनका क्वेश्चन, इनका जो है आंसर सही है। पांचवा क्वेश्चन मुहावरे से जुड़ा हुआ, अंडे का शहजादा। भाई अंडे का शहजादा, इसका आपको अर्थ बताना इस मुहावरे का। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। कमेंट करिए, अपने पेपर में लिख लीजिए जैसा भी आप लोग कर रहे हैं। तो अंडे का शहजादा क्या हो जाए, इसका क्या अर्थ होगा? भाई अंडे का शहजादा दुनिया देखा होता क्या? अंडे से निकला, उसको क्या पता भाई दुनियादारी, अनुभव के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में। पता कर लीजिए, मैंने बता दिया। राइट आंसर होगा अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा का मतलब होता है जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, जो अभी दुनिया में आया उसको क्या पता। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति। अगले पे चलते हैं। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना, ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ आपको बताना है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, कब उड़ेगा? तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब ना देना या क्रोधित हो जाना। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? तेजी से चलना, अरे नहीं यार, इसको हटा दीजिए। जवाब ना देना हटा दीजिए, क्रोधित होना हटा दीजिए, घबरा जाना। चेहरे पे हवाइयाँ तब उड़ती है जब आदमी बहुत ज़्यादा घबरा जाए।
अभी एग्जाम में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस ईएमआरएस वाले पूछ ले तो क्या होगा, चेहरे पे सबकी, जितने लोग गए होंगे एग्जाम देने सबकी चेहरे पे हवाइयाँ उड़ जाएंगी। उसका मतलब होता है घबरा जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। पहला कह रहा है कि दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, भाई लगा लो, क्या बात है। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या फिर अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल। इसका राइट आंसर ये होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। जब किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो उसको नहीं मिलना चाहिए, जिसके पास वो अयोग्यता नहीं है, उसके लिए कहावत यूज होती है कि छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल। चमेली का तेल बहुत महंगा होता है, इंसान तो लगा ही नहीं पाता, छछूंदर के सर पे लगा दोगे तो क्या क्या भाई, उसका तो इसका छछूंदर उसकी योग्य थोड़ी ना है चमेली के तेल के लिए। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छा पद मिल जाता है तो उसके लिए ये कहावत, ये मुहावरा यूज होता है। अगला, चाय। चाय किस भाषा का शब्द है, बताइए। चीनी, जापानी, फ्रेंच या अंग्रेजी। चाय, अरे टी भाई, टी। ठीक है, हमें चाय बताना लेकिन टी नहीं बताना, टी तो अंग्रेजी है ही है। चाय किस भाषा का शब्द है, चीनी। चाय में चीनी तो डालोगे ही भाई, ये चीनी चीनी वाला मैंडारिन वाला भाषा है। जापानी, फ्रेंच या अंग्रेजी। राइट आंसर आपका हो जाएगा चाय में चीनी डालोगे, चीनी भाषा का शब्द है। चाय की उत्पत्ति भी चीन से ही मानी जाती है। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, देखो नहीं, ठीक है, अंडरलाइन नहीं, जहाँ मिल जाए अंडरलाइन कर दो तुरंत, उन्हें कहा जाता है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर संकर शब्द है। जिनकी उत्पत्ति आपको नहीं पता है, उत्पत्ति पता हो तो क्या कहेंगे, उत्पत्ति ना पता हो तो क्या कहेंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा है भाई, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये सब किस भाषा के शब्द हैं, तो ये सब देसी भाषा है। देशज, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं है कहाँ से आए हैं, किस भाषा से आए हैं। तत्सम तो संस्कृत के शब्द होते हैं, जब तत्सम अपने आप में बदल जाता है आगे चल के तो वो तद्भव हो जाता है। ठीक है, और देशज आप जानिए जिनकी जो है कोई अता पता नहीं हो। देशज हो गए। संकर जो है दो या दो से अधिक भाषाओं से या शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उनके लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है कि घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से, ये देखिए, से कौन सा कारक है, यहाँ पे कारक पूछा गया। बताइए, कर्ता है, कर्म है, करण है या अपादान है, बताइए, कमेंट करिए। वह घर से बाहर गया, इसमें जो से लगा हुआ ना, ये घर से, ये क्या है, कर्ता है, कर्ता होगा नहीं, कर्म है, करण है या अपादान है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण से अपादान के लिए, इस तरह से एक पूरा सेंटेंस बनता है। मैंने जब पूरा इसका डिटेल में पढ़ाया तो वो आप जाके इसको हिंदी वाले उसमें प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ये इसको केबीएस वाले में। कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है, करण नहीं है, ये है अपादान, अपादान से। ठीक है, तो जिसने अपादान लगाया उसका आंसर सही है। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। सदैव स्त्रीलिंग, इसका पुल्लिंग है ही नहीं, सदैव स्त्रीलिंग ही है। क्या होगा, पंछी, बाज, मकड़ी या गैंडा। कमेंट करिए भाई, जल्दी बताइए क्या होगा। पंछी, बाज, मकड़ी, गैंडा हमेशा स्त्रीलिंग में होगा। क्या, पक्षी, भाई पक्षी मेल फीमेल दोनों हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। बाज भी सेम चीज़ है, गैंडा भी, गैंडा तो पुल्लिंग है ही है। ठीक है, और मकड़ी, मकड़ी तो हमेशा भाई, मकड़ी स्त्रीलिंग है ही है। मकड़ा होगा ना, इसका पुल्लिंग क्या होगा, मकड़ा। मकड़ी हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेगी क्योंकि उसका पुल्लिंग तो मकड़ा है ना भाई, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मकड़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। नहीं, देखो अंडरलाइन कर लो। अब बताओ, विष का विषैला, यहाँ पे संज्ञा और विशेषण बताना है, संज्ञा और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। विष से विषैला, पिता से पैतृक, आदि से आदिम, प्रांत से प्रांतिक। बताइए भाई कौन सा इसमें सही होगा। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। विष का विषैला ही होता सही है। विषैला क्या बताता है भाई, कोई चीज़ विषैला है, विषैला पानी है, विषैला है, तो ये विशेषता बता रहा है उस चीज़ की जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। पिता का पैतृक ही होता है भाई, ये पैतृक संपत्ति है, पैतृक धन है, ये भी सही है, ये भी सही है। आदि का आदिम ही होता है, ये भी सही है। प्रांत का प्रांतिक नहीं होता, प्रांत का प्रांतीय होता है,
है ना, प्रांतिक कोई शब्द नहीं होता, प्रांतीय होता। तो यही है ना, ये सही कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर आपका जिसने डी लगाया उनका सही है। अब सुंदर की भाववाचक संज्ञा, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है सुंदरता, सौंदर्य, केवल ए और बी दोनों। बताइए, सुंदर की भाववाचक संज्ञा जिससे किसी भाव का पता चले, ऐसी संज्ञा आपको बताना। सुंदर को आपको कन्वर्ट करना, सुंदरता, सौंदर्य, केवल ए या ए और बी दोनों। बताइए, असल में क्वेश्चन ही गलत है, इस तरह से लिया गया। इसमें तो भाई ए भी सही होगा, जिसने बी लगाया सी लगाया उसका भी सही होगा। तो सुंदर की जो है भाववाचक संज्ञा, सुंदर से क्या बनता है भाई, सुंदरता ही तो बनेगा, सुंदरता बनेगा। इसका राइट आंसर हो गया सुंदरता, तो ये भी सही है। और जो ए लगा रहे हैं उनका ये भी सही है। दिग्गज, ये लिखिए दिक धन गज की संधि है। बताइए भाई, दिक का में हलंत लगा हुआ, आधा का है, मतलब व्यंजन संधि है एक तरह से। बताइए, व्यंजन संधि की यही विशेषता होती है कि उसमें बीच में कहीं आपको आधा शब्द जरूर मिलेगा, आधा का मिल जाएगा, आधा गा मिल जाएगा, आधा खा मिल जाए, कुछ भी आधा मिल जाए, तो वो समझ जाइए कि वो व्यंजन संधि है। स्वर संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो दिक प्लस गज की संधि क्या हो जाएगी, दिग्गज। जिसने बी लगाया उनका सही है। दिग्गज क्या होता है भाई, दिग्गज क्या होता है, कोई नहीं है। राइट आंसर है, तो सिंपल सा है। चलिए अगला बताइए, 15वां क्वेश्चन ये है, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द किसे कहते हैं। जो विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, या फिर क्रिया विशेषण कहते हैं। बताइए भाई, बहुत सिंपल सा है। विधान की, विधान मतलब क्रिया की, मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम में कोई बताएगा नहीं, अपना दिमाग लगा के करिएगा। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। संज्ञा होगा नहीं, सर्वनाम होगा नहीं, या तो विशेषण होगा या तो क्रिया विशेषण होगा। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि विधान करने वाले शब्द, विधान करने वाले शब्द मतलब क्रिया, तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वैसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जिन्होंने डी सेलेक्ट किया, चाहे अपने मन में किए हो, चाहे कॉपी पेन पे लिख के किए हो, या कमेंट में किए हो, उनका सही है। चलिए अगले पे देखते हैं, 16वें नंबर पे, सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। किसके सहारे, सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। अब इस वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है, सीढ़ी के सहारे क्या है बताइए। साधारण उद्देश्य है, विधेय विधेय विस्तारक है, उद्देश्य वर्धक है, या कोई नहीं। कमेंट करिए, बताइए। सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा, तो सीढ़ी के सहारे क्या है। इसका राइट आंसर जो है उद्देश्य वर्धक है। जिसने भी सी लगाया हो उनका क्वेश्चन उनका सही है। अब आ जाइए यहाँ पे 17वें नंबर पे, भाषा की सबसे छोटी इकाई। बहुत बार पूछा गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बताइए। शब्द, मात्रा, वर्ण, या कोई नहीं। सबसे छोटी इकाई का मतलब होता है उससे छोटा कुछ नहीं होता, उससे ज़्यादा आप उसको, जो उससे ज़्यादा छोटा आप उसको तोड़ ना सको, मतलब जिसका आप तोड़ ना सको। आप शब्द को तोड़ दोगे, शब्दों मतलब वाक्य अगर होगा तो उसको शब्दों में छोड़ दोगे, शब्दों को आप वर्णों में तोड़ दोगे, तो बताइए क्या होगा सबसे छोटा, शब्द। अरे भाई, शब्द तो अल्फ़ाबेट से मिलके बनते हैं ना भाई। मात्रा, मात्रा तो यार कई सारे होते हैं, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा। तो सबसे छोटा होता है वर्ण, या आप इसको ध्वनि भी कह सकते हो। अगर बोल रहे हो तो ध्वनि हो जाएगा, और अगर अल्फ़ाबेट में लिखा होगा तो सबसे छोटी इकाई भाषा की होती है वर्ण, या ध्वनि लिखा होगा तो ध्वनि भी आपका सही हो जाएगा। 18वां नंबर, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक, नाक से निकलता है, बताइए। अनुनासिक व्यंजन कौन से होंगे। वर्ग के प्रथमाक्षर, मतलब का, खा, गा, घा, अंगा, तो का क्या कहलाएगा, वो प्रथम अक्षर है उस वर्ग का। वर्ग का तीसरा अक्षर का, खा, गा, या फिर वर्ग का चौथा व्यंजन का, खा, गा, घा, या फिर वर्ग का पंचम। बताइए कौन सा होगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो जो वर्ग होगा ना, का, खा, गा, गंगा, चा, छा, जा, जा, इया, टा, ठा, डा, डा, ये एक एक वर्ग हैं। तो जो वर्ग का पंचमा अक्षर होगा वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। 19वें पे आ जाइए, जिन्होंने लगाया था डी उनका सही है। वर्तनी की सृष्टि से कौन सा शब्द सही है। अब यहाँ सन्यासी दिया हुआ है, सन्यासी कौन वर्तनी की दृष्टि से, किसकी स्पेलिंग या फिर किसकी वर्तनी सही है बताइए। ए, बी, सी या डी, लिख लीजिए, बताइए। तो जिन्होंने ए लगाया ना, सन्यासी, एक बिंदी भी रहेगी, आधा ना भी रहेगा। जिन्होंने ए लगाया उनका सही है, बाकी और सब गलत हैं।
फिर आ जाइए अगले पे 20वें पे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, पढ़ लीजिए और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आप पढ़िए और बताइए। मैं गाने की कसरत करता हूँ, गाने का कसरत थोड़ी ना होता है। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, करो ना भाई, कौन रोक रहा है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ठीक है करते रहो। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, व्यायाम करो भाई, गाने के क्या शरीर बना रहे हो क्या। चलो बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है सी, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। गाने का अभ्यास होता है, कसरत थोड़ी ना होता है, व्यायाम थोड़ी ना होता, शौक थोड़ी ना होता है। ठीक है, शौक कर रहा हूँ क्या, या शौक तो होता है, या तो शौक होगा या तो नहीं होगा। तो गाने का अभ्यास होगा। राइट आंसर जिन्होंने सी लगाया था उनका सही है। फिर आ जाइए यहाँ पे जो है आपको गद्यांश पढ़ना है और आपको जवाब देना है। गद्यांश बहुत छोटा सा 2 लाइन का गद्यांश है, पढ़ लीजिए इसको एक बार। मन के संयम से प्राप्त होने वाले छोटे छोटे लाभ तो बहुत से हैं। नियंत्रित मन ही सहज एकाग्र किया जा सकता है। मन की एकाग्रता से ज्ञान उपलब्ध होता है और ज्ञान ही शक्ति है। पहला क्वेश्चन, गद्यांश में मन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया, से मिलने वाले लाभों की चर्चा की गई है। किस तरह के लाभ मिलते हैं मन से, दमन से, संयम से, विचलन से या विराग से। पढ़ लीजिए और बताइए क्या लगेगा। पहले ही लाइन में लिखा हुआ भाई, मन के संयम से। तो जिन्होंने संयम चुना उनका सही है, जो जिन्होंने संयम से जवाब दिया उनका सही है। चलिए अगले पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी है, वही गद्यांश पे ही बेसिस है। मन के संयम से प्राप्त होने वाले छोटे छोटे लाभ तो बहुत हैं। नियंत्रित मन को सहज ही एकाग्र किया जा सकता है। मन की एकाग्रता से ज्ञान उपलब्ध होता है, ज्ञान ही शक्ति है। शक्ति किसे कहा गया, शक्ति किसे कहा गया बताइए। मन को, ज्ञान को, एकाग्रता को या संयम को। कमेंट बताइए, मैंने तो घेर भी दिया। ज्ञान ही शक्ति है, तो शक्ति किसे कहा गया है, पावर, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। अगले पे आते हैं, फिर उसी पे है, गद्यांश पे ही बेसिस है। यहाँ पे एकाग्रता का परिणाम है, एकाग्रता का परिणाम है क्या, मन का संयम, मन की नियंत्रण, ज्ञान की प्राप्ति या फिर शारीरिक शक्ति। बताइए क्या होगा। एकाग्रता से क्या मिलता है भाई, एकाग्रता का परिणाम यानी रिजल्ट क्या है, एकाग्रता से ही तो ज्ञान की प्राप्ति होगी भाई। देख लो, पढ़ लो, पढ़ो क्या होगा। एकाग्रता से ज्ञान उपलब्ध होता है, क्या उपलब्ध होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जिन्होंने तीसरा लगाया था उनका सही है। फिर अगले पे आते हैं, फिर उसी पे बेसिस है। सम उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। सम, सम उपसर्ग, उपसर्ग आगे लगते हैं, और जो अगर उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय जो है पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, देख लीजिए, बताइए जल्दी जल्दी। संयम, संयोग, सुगम या संविधान। सुगम में सु प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ, सु है ना, सुगम, सुगम। यहाँ पे हमें सम बताना कि सम नहीं है। संयम में भी सम है, संयोग में भी सम है, और संविधान में भी सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो सुगम में जो है सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। फिर आ जाइए, गद्यांश के अनुसार सहज एकाग्रता फिल इन द ब्लैंक का गुण है क्या है, नियंत्रित मन, बैरागी मन, दमित मन या शांत मन। बताइए जल्दी से। नियंत्रित मन, बैरागी मन, दमित मन या शांत मन। ये तीनों जो लास्ट वाले ये तो कहीं लिखे ही नहीं है पूरे गद्यांश में। अरे 2 लाइन का एग्जाम में देखिएगा, ये ऑनलाइन एग्जाम हमें लग रहा हुआ होगा इसलिए इतना छोटा दिया गया। ऑफलाइन एग्जाम है आप लोगों का, यहाँ पे EMRS वालों का तो बड़ा गद्यांश अगर देंगे तो बड़ा गद्यांश देंगे, कम से कम आधा पैरा का तो देंगे ही देंगे। तो नियंत्रित मन जिन्होंने लगाया था उनका आंसर सही है। फिर अगले पे आते हैं, पर उपसर्ग से बनने वाला शब्द फिर नहीं है। पर, प्रा उपसर्ग, परबल, प्रकोप, प्रदूषण, प्रतिकूल। बताइए कौन सा नहीं है, परबल, प्रकोप, प्रदूषण। ऊपर वाले में तो सब में प्रा लगा हुआ भाई, ये इसमें प्रति धनकूल लगा हुआ, प्रति, इसमें जो उपसर्ग है वो प्रति है, बाकी सब में प्रा। तो राइट आंसर आपका चौथा है। फिर आते हैं, कृषक का पर्यायवाची नहीं है। कृषक मतलब किसान, बताइए कौन सा नहीं है, हलधर, जोतकार, किसान या अकिंचन। अकिंचन बताइए भाई, जोतकार तो नहीं होना चाहिए ना कि जोतकार है। अरे मेरी बात मत सुनो भाई, आसपास की नकल देखो, एग्जाम में किसी की मत सुनना, अपने मन की सुनना सिर्फ। कोई कितना भी वहाँ धुरंधर दिख जाए उसकी बात मत मानना, जो आप पढ़े हो अपने पे विश्वास करके जाना, किसी का कोई काम वाम नहीं आता वहाँ पे। हलधर, जोतकार, किसान या अकिंचन। अकिंचन का मतलब होता है यार जिसके पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब, अति गरीब। अकिंचन उसी को कहा जाता है। बाकी सब किसान के जो है पर्यायवाची हैं, कृषक के पर्यायवाची हैं। हलधर,
हल को धारण करने वाला, किसानी तो करता है, जोतकार जोत करने वाला, किसान किसान है ही है। अगले पे आते हैं। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द होगा, उसी से जो नया शब्द बनता है, मतलब जो कालांतर में उसमें परिवर्तन होकर नया शब्द बन जाता है, उसको तद्भव कहते हैं। असंगत है, जो सही नहीं है उसको बताइए। प्रस्वेद पसीना, मृत मौत, नासिका नाक, नम्र विनम्र। बताइए भाई कौन सा सही होगा इसमें। प्रस्वेद का जो होता है असली मतलब, ये संस्कृत का शब्द है प्रस्वेद, ये बाद में कालांतर में लोग इसको पसीना पसीना कहने लगे। मृत्यु है सही शब्द है, मृत्यु को लोगों ने बदल के मौत कर दिया, नासिका को नाक कर दिया। नम्र का भाई विनम्र थोड़ी ना होता है, नम्र का हो सकता है नरम हो जाए, नरम ठीक है, लेकिन विनम्र नहीं होगा, दोनों तो एक ही शब्द है, तो आप इसको हटा दीजिए। जो असंगत युग्म आपको बनाना है ना, तो जिन्होंने चौथा चुना था उनका एकदम सही है। संधि का कौन सा उदाहरण यहाँ पे भी असंगत पूछा गया। असंगत मतलब जो संगत नहीं है, बताइए। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, पर धन उपकार बराबर परोपकार, शिव धन आलय बराबर शिवालय। जैसे ज्ञान धन आलय बराबर क्या होता है, ज्ञानालय। दिक धन गज बराबर दिग्गज। बताइए कौन सा सही है इसमें। इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये देखिए दिग्गज लिखा भाई, दिग्गज होता भाई, देख लीजिए दिग्गज। यहाँ पे तो बर्तनी समझिए, बर्तनी पूछा है, ठीक है। दिक धन गज बराबर दिग्गज हो जाता है, दिग्गज। आधा गा जा, दिग्गज हो जाता है। तो जिन्होंने चौथा लगाया था उनका सही है। विलोम शब्द का कौन सा युग्म, विलोम का युग्म संगत है, मतलब कौन सा विलोम सही है। सात्विक का तामसिक, आकर्षण का वैराग्य, पात्र का सुपात्र, नूतन का प्राचीनतम। बताइए कौन सा सही है। बताइए भाई कौन सा इसका सही है। इसका पहला सही है, सात्विक का तामसिक होता है, ठीक है ना। कहते हैं ना तामसिक भोजन मत करो, सात्विक भोजन करो, तो राइट आंसर आपका ये है। आकर्षण का बैराग नहीं होगा, आकर्षण का या तो विकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। पात्र का सुपात्र नहीं होता, पात्र का कुपात्र होता है। नूतन का प्राचीनतम नहीं होता, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सात्विक का तामसिक है। अगले पे चलते हैं, फिर हम चौक चल रहे हैं। ये एनबीएस का है, अभी तक हमने केबीएस देखा, अभी एनबीएस भी देखते हैं। चलो बैठे हुए हैं तो आज पूरा करते हैं, चलिए। अब मैंने चलने की आज्ञा दीजिए, ठीक है। जाओ भाई कौन रोक रहा है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, आपको इसको शुद्ध करना। अब मैंने चलने की आज्ञा दीजिए, सही वाक्य इसमें कौन सा है। आज्ञा दीजिए अब मुझे चलने की, चलने की अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे चलने की आज्ञा दीजिए अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। बताइए क्या सही होगा इसमें, कमेंट करिए भाई। अरे नहीं लिखा हो भाई, 1 2 लिख लो अपना, ठीक है, जो भी है ABCD जो भी लिख लो, कौन सा सही है इसमें। तो इसमें अब मैंने थोड़ी ना होता, हमेशा मैं होता है, ठीक है। मैं होगा या मुझे होगा, ठीक है, मैंने तो होता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा वाला, जिसने चौथा लगा उनका सही है। अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए, इसमें मुझे चलने की आज्ञा दीजिए अब बाद में कर दिया, यहाँ पर अब पहले आना चाहिए, ठीक है। बाकी सब गलत हैं, आप लोग देख लीजिएगा उसको। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक है भाई, चमड़ी ले लो दमड़ी मत जाए। दमड़ी मतलब होता पैसा, पहले चलता था ना 54 58, दमड़ी चलता था और पहले, तो जब प्राचीन काल में समझिए चलता था। तो चमड़ी जाए में, चमड़ी मतलब त्वचा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। बताइए। अत्यधिक कंजूस होना, धन की हानि होना, आपस में फूट पड़ना, या फिर चोट लगना। बताइए कौन सा सही होगा। तो जिन्होंने पहला लगाया अत्यधिक कंजूस होना है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, उसका मतलब होता है भाई उससे कुछ भी ले लो, उसको मार पीट डालो, लेकिन ये 1 रुपया नहीं खर्च करेगा। और ऐसे इंसान जो अत्यधिक कंजूस होता है उसके लिए ये शब्द यूज होता है। अत्यधिक कंजूस होना, इसका मतलब होता है अत्यधिक कंजूस होना। धन की हानि होना, ये सब गलत हैं। राइट आंसर जिन्होंने ए लगाया था उनका सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, बताइए। ज्ञान का विज्ञान, खरा का खोटा, शोक का शौक, पक्षधर पक्ष का पक्षधर। बताइए बताइए भाई बताइए। ज्ञान का विज्ञान होगा, ज्ञान का ज्ञान होता है। खरा खोटा तो सही है भाई, खरा सिक्का या खोटा सिक्का दोनों एक ही चीज़ बोल रहा है, खरा खोटा। बताइए भाई, खरा सोना होता है, खोटा सिक्का होता है। बताइए, शौक का शौक थोड़ी ना होता, शौक का शौक होता है। पक्षधर का पक्षधर आपके पक्ष में हो तो पक्ष द्रोह होगा ना भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। खरा और खोटा जो है
सही विलोम शब्द है। खरा मतलब होता है शुद्ध है, और खोटा मतलब होता है घटिया। कहते हैं ना खरा सोना, शुद्ध सोना। खोटा सिक्का मतलब खराब सिक्का है, नकली सिक्का है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिन्होंने दूसरा लगाया उनका सही है। स्त्री पुल्लिंग में कौन सा अशुद्ध है? ये देखिए अशुद्ध युग्म बताइए। लाला का ललाइन, सेठ का सेठनी, संचालक का संचालिका, शिक्षक का शिक्षिका। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? सेठ का सेठानी होता है कि सेठनी होता है? या तो सेठाइन होगा या तो सेठानी होगा, सेठनी नहीं होता। तो यही युग्म गलत है। तो जिन्होंने दूसरा लगाया था उनका सही है। अगले पे चलते हैं। आज वह फिल इन द ब्लैंक दिया है, में भाग ले रहा है। सही शब्द बताइए, किस में भाग ले रहा है? घोड़ा दौड़ में, घोड़े दौड़ में, घुड़दौड़ में या घुड़दौड़ी में? बताइए। घुड़दौड़ी, घुड़चढ़ी होता है भाई, जिनकी शादी वादी होती है उनके लिए। घुड़दौड़ी क्या होता है? बताइए कौन सा सही होगा भाई? जिन्होंने घुड़दौड़ लगाया ना, तो घुड़दौड़ होती है भाई, वो घुड़दौड़ में भाग ले रहा है। बाकी सब गलत हैं। जिन्होंने सी लगाया था या तीसरा लगाया था उनका सही है। सोना का पर्याय है, अरे भाई रुको, सोना का पर्याय है, सोना का पर्यायवाची बता दीजिए भाई। सोना, अरे नींद वाला सोना नहीं है, हमें पता है आप लोगों को रात में आजकल बहुत नींद आती होगी, वो वाला नहीं सोना, गोल्ड वाला बताओ। सही सा सीधा है। रजत मतलब चांदी, ताम्र तावा, हीरक मतलब डायमंड होता है। सही सोना का पर्याय बताओ क्या होता है? स्वर्ण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। यात्री का पर्याय नहीं है, मतलब पर्याय मतलब अर्थ नहीं है। बताइए। नहीं है, राहगीर नहीं है, मुसाफिर नहीं है, राही या हमसफ़र। बताइए कौन सा इसमें सही होगा? राहगीर का मतलब भी यात्री होता है, मुसाफिर का मतलब भी यात्री होता है, और राही का तो होता ही होता है। हमसफ़र का मतलब होता है जीवन साथी होता है। तो ये इसका सही नहीं है, हमें पर्याय नहीं ये पूछ रहा है ना। तो जिन्होंने चौथा लगाया था उनका सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। वैध का विलोम बता दीजिए भाई। वैध का वैधानिक, अवैध, भद्र या सार्थक, कौन सा होगा? जल्दी बताओ। वैध का अवैध होता है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वैध का अवैध। बात बढ़ा चढ़ाकर, बात बढ़ा चढ़ाकर करना, ये इस वाक्यांश के लिए, इस मुहावरे के लिए आपको इसका वो बताना है, अर्थ बताना है। मतलब वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है। चार चांद लगाना, नमक मिर्च लगाना, जहर उगलना या नानी याद आना, क्या होगा इसका? भाई नमक मिर्च लगाने के लिए क्या बोलते हैं, इसमें कुछ है? तो जिन्होंने बी लगाया था या दूसरा लगाया था उनका सही है। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने का मतलब होता है नमक मिर्च लगाना। छोटी सी बात होगी उसको इतना बढ़ा चढ़ा के, इतना भौकाल बना के बनाएंगे, तो इस तरह से, ठीक है। नमक मिर्च लगाने का अर्थ होता है बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। गुड़ गोबर करना, ठीक है कर दिए। बताओ इसका अर्थ बताओ। अब गुड़ गोबर मत कर देना, सही लगाना। चलो ठीक है। काम पर ध्यान ना देना, बने बनाए काम को बिगाड़ना, काम बनाना, काम करते जाना। बताओ। गुण गोबर कर दिए मतलब बने बनाए काम को बिगाड़ देना। कभी कभी होता है, एग्जाम में भी होता है, बने बनाए काम को गुण गोबर कर देते हो। क्यों? क्योंकि सही लगा के आए थे, पता चलता है कि जो है गोला भरते हुए ऊपर का नीचे कर देते हो। लगाना था 23वां, लगा देते हो 24वें में काला कर देते हो। तो ऐसा मत करिएगा। गुण गोबर होने का मतलब होता है बने बनाए काम को बिगाड़ना। फिर आते हैं अगले पे। से धन अन, इसका मतलब होता है शयन। और शयन का संधि भेद क्या है? कौन सी संधि इसमें लगी हुई है? से धन अन मतलब शयन, शयन मतलब होता है सोना। शयन कक्ष बना होता है ना, शयन कक्ष। तो बताइए कौन सी संधि इसमें लगी हुई है? वैसे स्वर संधि तो है ही है भाई, ई से आ मिल रहा है, ई से आ मिल रहा है। बताइए। विसर्ग संधि, यण संधि, गुण संधि या अयादि संधि? बताइए कौन सा होगा? अयादि संधि है भाई। जहाँ पे भी या व रा आ जाए ना, वो अयादि संधि होती है। यहाँ पे आ रहा है, या आ जो होता है या हो गया। तो जहाँ भी आपको या व रा दिख जाए वो समझ जाइए अयादि संधि का उदाहरण होगा, अगर स्वर संधि में है तो। तो जिन्होंने अयादि संधि लगाया था उनका एकदम सही है। फिर आ जाइए, स्वेच्छा का संधि विच्छेद कर दीजिए। अरे रुको यार, स्वेच्छा का संधि विच्छेद करिए। बताइए कौन सा होगा? स्वेच्छा, 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 स्वेच्छा। बताइए कौन सा सही है? तीसरा सही है, स्वाधन इच्छा। स्वाधन इच्छा, जिन्होंने स्वाधन इच्छा लिखा है उन्होंने, उनका सही है। अगले पे चलते हैं। कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग मतलब एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। बताइए भाई। प्रिया, बताइए। अनुज, भौदिया, महोदया, बताइए। अनुज, क्या है? अनुज, अनुज का होता है अनुजा, स्त्रीलिंग।
अनुज है पुल्लिंग, प्रिया तो लड़की का नाम है ही है, भौदिया, भौदिये का भौदिया, महोदय का महोदया, ये सब स्त्रीलिंग है। यही एक है अनुज, अनुज ही पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। आ जाइए, ईश्वर में विश्वास करने वाला, वाक्यांश है इसका, एक शब्द बता दीजिए। धार्मिक, आस्तिक, आध्यात्मिक या नास्तिक, बताइए क्या होगा ईश्वर में विश्वास करने वाला। आस्तिक कहते हैं भाई जो ईश्वर में विश्वास करता है, जिन्होंने बी चुना है उनका सही है आस्तिक। नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास ना करे। धार्मिक तो धर्म से जुड़ा हुआ, अगर धार्मिक अगर धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है धार्मिक। अगले पे आते हैं, टोकरी में एक फल रखा है, एक फल है, इसमें फल का वचन बताइए। सी क्या पूछ रहे हैं भाई, इसमें बताइए एनबीएस वाले क्या पूछे हैं भाई, बताओ भाई। एक वचन है, त्रिवचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, क्या है। टोकरी में एक ही फल है तो फल का वचन बताओ, कितने फल हैं। एक वचन, ठीक है चलो सही, अच्छा है जी, सबका सही है। पलक झपकाए बिना एक टक देखना, है ना। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। बिना पलक झपकाए या फिर पलक झपकाए बिना एक टक देखना, घूरना। अरे घूरना नहीं होता, घूरना तो निगेटिव में जाता है। बताइए, निर्निमेष, सतत दृष्टि, एक दृष्टि, कौन सा सही है। सही आंसर है इसका निर्निमेष। निर्निमेष का मतलब होता है, निमेष का मतलब होता है पलक, और निर का मतलब होता है बिना। बिना पलक झपकाए देखने के लिए निर्निमेष शब्द का यूज किया जाता, प्रयोग किया जाता। अतिवृष्टि का विलोम बताइए, बहुवृष्टि, मूसलावृष्टि, अनावृष्टि या वृष्टि, बताइए। विलोम शब्द बताना अतिवृष्टि का। जिन्होंने तीसरा लगाया उनका सही है, तीसरा सही है। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा होना, अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ जाना या बहुत कम वर्षा होना। आ जाइए अगले पे, पिताजी को तार देकर बुला लो, पिताजी को तार देकर बुला लो। वाक्य में तार शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तार, पहले चलता था तार, अब तो टेलीग्राम चलता भाई, ठीक है। बताइए क्या होगा, सामान्य चिट्ठी, बिजली का तार, रस्सी या टेलीग्राम। हाँ बताओ भाई। सामान्य चिट्ठी नहीं, उसके लिए तो आप तार थोड़ी ना दोगे, उसके लिए पोस्ट ऑफिस जाओगे तार देने के लिए, ठीक है। बिजली का तार पकड़ोगे उठा के पटक देगा। रस्सी का क्या मतलब है, टेलीग्राम। अरे ये वाला अपना वाला टेलीग्राम चैनल नहीं है, हाँ ज्वाइन कर लेना भाई, जो ज्ञानालय से नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना। पहले चलता था टेलीग्राम, है ना, अब वो बंद हो गया, भारत सरकार ने बंद कर दिया गया। बहुत जो जब ये एसएमएस मैसेज ये सब नहीं थे तो टेलीग्राम चलता था। तो तार का यहाँ का मतलब है टेलीग्राम कर दो। आ जाइए, काली मिर्च का समास विग्रह करिए। काली मिर्च का समास विग्रह, काली है जो मिर्च, काली और मिर्च, काली मिर्ची, काली है मिर्च जिसकी, बताओ भाई कौन सा सही है। तो जिन्होंने पहला चुना उनका सही है, काली है जो मिर्च, इसका समास विग्रह होगा काली है। काली मिर्च का मतलब क्या है, काली है जो मिर्च, मतलब ऐसी मिर्च जो काली है, तो राइट आंसर आपका पहला है। तपस्विनी, ठीक है। पुल्लिंग शब्द इसका लिखिए भाई, तपस्विनी। तो तपस्विनी क्या स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग बना दीजिए। तापसी, तपपुरुष, तपस्या, तपस्वी, बताइए। इसका है तपस्वी, तपस्वी का स्त्रीलिंग है तपस्विनी। जो जिन्होंने डी लगाया था उनका सही है। बेकार समय नष्ट करना, ये भी वाक्यांश है, इसके लिए आप एक मुहावरा बता दीजिए, कौन सा मुहावरा समय बेकार समय नष्ट करने के लिए प्रयोग होगा। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना, झक मारना, टस से मस ना होना, तारे गिनना, बताइए। बेकार समय नष्ट करना कौन सा सही है। तो जिन्होंने कहा ना झक मारना, झक मारने का मतलब होता है कि सम बेकार जो है समय नष्ट करने के लिए झक मारना। इस वाक्यांश, इस मुहावरे के लिए क्या अर्थ इसका आता है, बेकार में समय नष्ट करना। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना मतलब होता है, हमने पढ़ा था इससे पहले, घबरा जाना। टस से मस ना होना मतलब हिल ही नहीं रहा, कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। तारे गिनना मतलब नींद नहीं आ रही है, तभी तो गिन रहा भाई बैठ के। चलिए, स्त्री पुल्लिंग में कौन सा युग्म अशुद्ध है, शुद्ध नहीं अशुद्ध है, बताइए। चंचल का चंचली, सेवक का सेविका, पाठक का पाठिका, नायक का नायिका, बताइए कौन सा युग्म अशुद्ध है। बताइए भाई। पहला, चंचल का चंचली थोड़ी ना होता है, बताइए। सेवक का सेविका सही है, पाठक का पाठिका भी सही है, नायक का नायिका भी चाहिए। चंचल का स्त्रीलिंग क्या होगा, चंचला होता है, चंचली नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। अवस्था और सिक्का दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द बता दीजिए। अवस्था और सिक्का, अवस्था और सिक्का दोनों के लिए एक शब्द बताइए। संपत्ति, धन, मुद्रा या सोना,
क्या सही है? मुद्रा। भाई मुद्रा लेके आए हो ना, इसका मतलब सिक्का होता है। ध्यान मुद्रा अवस्था है, तो मुद्रा जो है अवस्था और सिक्का दोनों के लिए प्रयोग होता है। जिनका सी जिन्होंने चुना था उनका सही है। जिसका वर्णन ना किया जा सके, बताइए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसका वर्णन ही ना किया जा सके। अवर्णनीय, वर्णनीय, अवर्णनीय, अकथनीय, अवंचनीय, बताइए। ठीक है, जिन्होंने तीसरा लगाया था अवर्णनीय उनका सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। बादल और हथौड़ा, इसके लिए भी एक शब्द बताना है। बादल और हथौड़ा, घटा, घन, भारी या औजार, बताइए कौन सा सही होगा इसमें? घन। अरे घन, घन का घना बादल, घन का मतलब बादल भी होता है और घन का मतलब हथौड़ा होता है, बड़ा वाला। बड़ा वाला जो हथौड़ा होता है उसको घन, थार वाला देखे हो ना, थार मूवी, उसका वो घन था भाई, वो हथौड़ा नहीं था, घन था। तो बड़े वाले हथौड़े को घन कहते हैं, ठीक है। तो घन जो है बादल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, हथौड़ा भी घन का मतलब होता है। अब आ जाइए, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, कौन सा विलोम सही है, बताइए। आहार का विहार, आदर्श का यथार्थ, लक्षण का विलक्षण, दाता का दानी, बताइए कौन सा सही है? इसमें सही है आदर्श का यथार्थ। आदर्श का मतलब होता है मॉडल, है ना, मॉडल। आदर्श आवासीय विद्यालय, ठीक है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। तो क्या आदर्श है वो तो यथार्थ पता चलेगा ना, यथार्थ मतलब क्या सही है, क्या वर्तमान में उसकी चीज़ होगी। तो सही विलोम आदर्श का यथार्थ होता है, तो ये सही है। आहार का विलोम होता है अनाहार, विहार नहीं होता है। लक्षण का विलक्षण नहीं होता है, लक्षण का कुलक्षण होता है। दाता का दानी नहीं होता है। फिर आ जाइए, आचार्य का स्त्रीलिंग बता दीजिए। आचार्य, आचार्य का आचार्य होता है, ज़्यादा समय न मत लीजिए, आर्या पे मत लगा दीजिएगा, आर्य का आर्य हो जाएगा, आचार्य। जिसका मन कहीं ना कहीं और लगाओ, जिसका मन कहीं और लगा हुआ, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। हाँ भाई, हम जो पढ़ा रहे हैं उधर जो सोच रहे हो एग्जाम होगा कि नहीं होगा, उसी के लिए यूज होता। बताओ, जिसका मन कहीं और लगाओ। बताओ भाई बताओ। अनिच्छुक, असमंजस, अन्यमनस्क, किंग कर्तव्य विमूढ़, कौन सा सही है भाई? अन्य मतलब कहीं और, मनस्क मतलब मस्तिष्क। जिसका मस्तिष्क, जिसका ध्यान, जिसका मन कहीं और लगा है उसके लिए एक शब्द है अन्य मनस्क। बाकी सब अलग शब्द है। किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब जिसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आ जाइए। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वाले वीडियो में हम लोग जो है इसका जो NBS का बच रहा है और KVS का बच रहा है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे।